हेलो एवरीवन। आज मैं अपने खुद के बनाए हुए नोट्स टाइम टू टाइम आज से एक सीरीज चला रही हूँ, जिसमें कि मैं टीचिंग पेडागोजी के सारे जो भी नोट्स मैंने बनाए हैं और बनाऊंगी आगे भी, साथ साथ अपलोड करती रहूँगी। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और हाँ, ये जो नोट्स है टीचिंग एप्टीट्यूड के, ये EMRS में, DSSS में, NVS में या फिर STET CTET सब में काम आएंगे। मैंने बहुत ब्रीफली ऑनलाइन, ऐसा नहीं है, मैंने कोर्स भी ले रखा है निशा मैम का, उनकी एकेडमी से, और मेरे पास उनकी बुक भी है। और एक्स्ट्रा जो भी अदर सोर्स होते हैं वहाँ से भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, और मैंने ये नोट जो है कंडक्ट किए हैं। मेनली यहाँ पे निशा मैम की बुक से भी है, और उन्होंने जो कोर्स में पढ़ाया है उससे नोट्स बनाए हैं मैंने, ये वही हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर टीचिंग एप्टीट्यूड और एंड पेडागोजी, ये क्लास है टीचिंग पेडागोजी की। एजुकेशन पर्सपेक्टिव, शिक्षण की अवस्था, शिक्षण किस तरह से करना चाहिए, टीचिंग की क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, टीचिंग के क्या लेवल है, ये सब इस चैप्टर के अंदर बता रखा है। मैं आपको एकदम टू द पॉइंट एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे आपके साथ नोट्स शेयर करने हैं और साथ में थोड़ा मीनिंग बताना है, बस वही बताऊंगी। क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग बहुत सारों को बस नहीं समझ में आएगी, मैंने कहाँ क्या लिखा है, किस तरीके से लिखा है, इसलिए। तो एजुकेशन पर्सपेक्टिव क्या होता है, शिक्षण की अवस्थाएं क्या होती हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है प्री एक्टिव स्टेज, इंटरएक्टिव स्टेज और पोस्ट एक्टिव स्टेज। प्री एक्टिव में जो है नीति या उद्देश्य के, एक टीचर जो है क्लास के अंदर क्या पढ़ाएगा, किस तरीके से पढ़ाएगा, इसके लिए जो नियोजन करता है, प्लानिंग करता है, वो प्री एक्टिव स्टेज में होता है। इंटरएक्टिव स्टेज होती है, ये स्टूडेंट और टीचर के इंटरेक्शन से रिलेटेड होती है। इसके अंदर एक्चुअल में जो है टीचर क्लास में पढ़ाता है बच्चों को। पोस्ट एक्टिव स्टेज ये होती है इवेल्युएशन स्टेज। इसके द्वारा इसमें जो है टीचर, मैंने यहाँ छोटे छोटे हिंट लिखे हुए हैं आरेख के बारे में। पोस्ट एक्टिव स्टेज में क्या होता है, टीचर इवेलुएट करता है कि बच्चों को जो टीचर ने इंटरएक्टिव स्टेज में पढ़ाया था उसको कितना उन बच्चों ने पढ़ा है, असिमुलेट किया है अपनी नॉलेज में। उसके बाद टीचिंग लेवल भी 3 है। एक होता है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल जो है ये हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन के द्वारा, रिफ्लेक्टिव हंट के द्वारा। उसके बाद मेमोरी लेवल जो होता है ये लोएस्ट लेवल होता है। इसमें प्रस्तावना होती है, प्रिपरेशन होता है, ये इसके जो है स्टेप हैं। प्रस्तावना होती है, प्रिपरेशन की जाती है। प्रस्तावना यानी कि जैसे हाँ ये होगा वो होगा, उसके बारे में एक लिस्ट होती है, प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद अनुबंधन पर आधारित होता है और कंडीशनिंग होती है इसके अंदर। इसके स्टेप यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, देखो। प्रिपरेशन होती है, प्रेजेंटेशन होती है, कंपैरिजन होती है, एसोसिएशन होती है, तुलना और संबंध निकाला जाता है, निष्कर्ष और सामान्यकरण, जनरलाइजेशन होता है, प्रयोग अभ्यास होता है, एप्लीकेशन होता है। उसके बाद पाठ को आत्मसात करवा लिया जाता है, रिकॉल करवाया जाता है दोबारा से, उसको क्लू लर्निंग दी जाती है। कम महत्वपूर्ण बातें याद करवाई जाती है, मतलब इसमें जो है रटाया जाता है, याद करवाया जाता है। जैसे लेसन है, बच्चे को क्लास में बोल दिया उठ के कि चलो पढ़ो इसको, तो वो पढ़ देता है, उसको उसके बारे में बेसिक नॉलेज हो जाती है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं होती, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में होती है, जो बच्चा जो है समझ के पढ़ता है। सबसे अच्छा लेवल यही होता है टीचिंग का, अंडरस्टैंडिंग लेवल। समझने पर अधिक फोकस दिया जाता है, ना कि रट्टे पर दिया जाता है। सूझबूझ उत्पन्न होती है बच्चों में, कोऑर्डिनेशन बनी रहती है, शिक्षण उद्देश्य केंद्रित और सूझबूझ से युक्त होते हैं, एम सेंटर्ड होता है। इसके स्टेप होते हैं, देखो। एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, आत्मसातकरण, असिमुलेशन, व्यवस्था, समस्या, एक मिनट, व्यवस्था को, ऑर्गेनाइजेशन और अभिव्यक्त, रिटेंशन। ये सारे अंडरस्टैंडिंग लेवल के स्टेप होते हैं। उसके बाद होती है रिफ्लेक्टिव लेवल, थर्ड चिंतन लेवल, ये होता है हाईएस्ट। इसमें हाईएस्ट, लेकिन इस लेवल तक बहुत कम ही पहुंच पाते हैं बच्चे। मेन जो है क्लास में पढ़ाने का अंडरस्टैंडिंग लेवल ही होता है बच्चों को सबसे बेस्ट जो माना जाता है। ये थिंकिंग लेवल, इसमें कल्पना शक्ति विकसित होती है। जैसे कि मैथ वगैरह को हम इमेजिनेट करके ही पढ़ाते हैं, उसमें रियल कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह तो नहीं दिखाए जाते। चिंतन, समस्या पर और स्वतंत्र चिंतन करवाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग होती है, आलोचनात्मक थिंकिंग, ये ऐसा है वो वैसा है, उसके बारे में क्रिटिकल थिंकिंग हो जाती है, आलोचनात्मक।
उसके बाद टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंस क्या होते हैं टीचिंग में? टीचिंग रेसिप्रोकल होती है, एक दूसरे की से इंटरेक्शन की प्रोसेस होती है। शिक्षण में अनुदेशन नहीं होता, शिक्षण में अनुसंधान में प्रशिक्षण की एक सतत प्रक्रिया होती है। इसमें रिसर्च होती है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती रहती है। मतलब बार बार बच्चे, एक टीचर को है हर बार शिक्षण के लिए जो है पहले से तैयारी करके चलना होता है। ये एक सतत प्रक्रिया होती है। शिक्षण कोई भी स्तर का हो सकता है, किसी भी स्तर पे हो सकता है। टीचिंग दार्शनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन होती है। इंस्ट्रक्शन शिक्षण नहीं होता, इसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन होती है लर्निंग की। फिजिकल साइंस बेस्ड होती है। यह शिक्षक के व्यवहारों व क्रियाओं के क्रमबद्ध निरीक्षण की देखो, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन टेक्निक होती है। ये इंस्ट्रक्शन देना किसी को, जैसे कि सलाह देना कि तुम्हें ये कर लेना चाहिए, लेकिन टीचिंग के अंदर जो है हमें उसको प्रॉपर गाइडेंस देनी होती है, एक प्रॉपर प्रोसेस होती है टीचिंग की। इंस्ट्रक्शन हम जर्नली भी दे सकते हैं, इसको एक बिना शिक्षित भी एक अनुभवी व्यक्ति भी दे सकता है, लेकिन इसको एक शिक्षित और अनुभवी दोनों तरह का इंसान चाहिए, टीचर चाहिए जो टीचिंग प्रोसेस कर सकता है। इंस्ट्रक्शन एनालाइज बेस्ड होती हैं, फ्लेंडर ने किया था ये 1959 में। कक्षा के शाब्दिक व्यवहार वर्बल बिहेवियर के निरीक्षण के लिए विशिष्ट प्रणाली विकसित की गई थी। यह प्रणाली शिक्षण की घटनाओं का क्रमबद्ध और वैज्ञानिकरण करती है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, टीचर टॉक, प्यूपल टॉक और साइलेंट टॉक। किसी भी टीचिंग के अंदर जो है एक टीचर टॉक होती है जिसमें सिर्फ टीचर बात करता है, छात्र प्यूपल टॉक बच्चों से बात की जाती है। एक साइलेंट होता है जिसके अंदर बच्चा अपने आप से बातें करता है। टीचिंग टॉक होती है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह से होती है। डायरेक्ट होती है लेक्चर से, क्लास में लेक्चर दे के डायरेक्ट क्रिटिसाइजिंग करके, शोइंग करके, इंस्ट्रक्शन दे के। और इनडायरेक्ट होती है मोटिवेट करके, गाइड करके, एक्सेप्टिंग फीलिंग्स के साथ, प्रेजिंग के साथ और गाइडिंग के साथ, इनकरेजमेंट के साथ, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन के साथ, संचार कम्युनिकेशन को बढ़ावा देके, सिमुलेटेड टीचिंग, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होती है। ये संक्षिप्त ज्ञान प्रदान करना, अभ्यास के लिए कौशल का चयन करना, क्रम का निर्धारण करना, अवलोकन करना, प्रथम अभ्यास, सतत दोहराव और फीडबैक। उसके बाद एक स्पाइरल टीचिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, जो ब्रूनर ने दिया। स्पाइरल टीचिंग क्या होती है? देखो, ये ऐसे ऐसे पहले बच्चे को रीड करवाया, उसके बाद उसको दोहराया, फिर अपर लेवल का उसको एक कदम आगे का बढ़ाया जाता है बच्चे को। ये दो तरह से होती है स्पाइरल। प्रोग्राम्ड लर्निंग होती है दो तरीके से, रेखीय और शाखीय। ये स्किनर ने दी है, रेखीय दी है स्किनर ने, और शाखीय दी है नॉर्मन ए क्राउडर ने। रेखीय मतलब एक रेखा में चलती है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी होती है। और ये होती है ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग होती है। इसमें किसी को छोटे छोटे भाग करके पढ़ाया जाता है। इसमें प्रोग्राम लर्निंग में प्रोग्राम बनाया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है, फिर अगला बनाया जाता है, छोटे छोटे पार्ट में पढ़ाया जाता है, स्टेप्स में बांट के रिस्पॉन्स देकर पढ़ाया जाता है। इनरोल्ड लर्निंग और एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है इसके अंदर। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पर आधारित होती है प्रोग्राम लर्निंग। एक ही काम में शिक्षार्थी को आगे बढ़ाते हैं, वहाँ प्रतियोगिता भी कहा जाता है। प्रोग्राम लर्निंग एक ऐसा शिक्षण तंत्र है जिसमें छात्र स्वयं नियंत्रण एवं फीडबैक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से स्टेप बाय स्टेप अधिगम करता है। ये छोड़ दो, ये वैसे है कुछ नहीं, इसके अंदर मैंने बस छोटे छोटे वैसे पॉइंट लिख रखे हैं। मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, लेटर, अल्फ़ाबेट, वर्ड और सेंटेंस होते हैं। फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ओरल, रिटन और साइन। कोई भी लैंग्वेज है इंग्लिश की, हर एक ऐसी ही होती है। एडगर डेल का है शंकु आधारित एक्सपीरियंस दिया था एडगर डेल ने। ये थोड़ा ब्रीफ में है, ये इम्पोर्टेंट है फॉर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के लिए, टीएलएम में यूज़ होता है ये। इसने कौन एक्सपीरियंस दिया था? एडगर डेल ने। टॉप से बॉटम तक जो है एक कौन है, उसके अंदर 11 स्टेप्स हैं। इसके अंदर जो है महत्वपूर्ण जो पॉइंट है,
अब एक ये और देख लो महत्वपूर्ण संगठन जो टीचिंग में है। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में एनवीएस, केवीएस है, एनसीसीई है, एनसीईआरटी है। प्रारंभिक शिक्षा में सोसाइटी, ये बाकी वैसे इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में है जो भारतीय खान स्कूल धनबाद है, विज्ञान संस्थान है, केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड है। उसके बाद है सेकंड जिला स्तरीय शिक्षा प्रशिक्षण डाइट डिस्ट्रिक्ट, ये महत्वपूर्ण जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है और कुछ नहीं है। इसके बाद फॉर्म ऑफ असेसमेंट है, ये 3 होती है मेनली। सेल्फ असेसमेंट, बच्चा खुद से जो है अपने आप को असेस्ट करता है, क्रिटिकल सिचुएशन में डाल के अपने आप के बारे में थिंकिंग करके स्वयं अपनी कमियों के बारे में जानने का प्रयास करता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। पीयर असेसमेंट, इसमें क्या होता है, ग्रुप बना लिया जाता है, ग्रुप स्टडी इसको बोलते हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे की स्टडी, उसका फीडबैक देता है उसकी लर्निंग का कि तूने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है। सहपाठी अपने अन्य छात्रों को लर्निंग फीडबैक प्रदान करते हैं। असेसमेंट ये पीयर लर्निंग होती है। सेल्फ असेसमेंट से ये ज़्यादा वाइड होता है, इसमें माइक्रो टीचिंग में प्रयोग किया जाता है पीयर असेसमेंट। ट्यूटर, जब शिक्षक कर्मचारी आंकलन करते हैं तो ट्यूटर आंकलन कहा जाता है, मतलब कि शिक्षक द्वारा जो है असेसमेंट और फीडबैक दिया जाता है। यह फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों प्रकार से हो सकता है ट्यूटर असेसमेंट। उसके बाद है एजुकेशनल प्रोग्राम, ये भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। इसके बाद हम यहाँ पढ़ सकते हैं महत्वपूर्ण योजनाएं। मध्याह्न भोजन 1995 में प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाना, उन्हें पोषक आहार उपलब्ध करवाना। शिक्षा सहयोग योजना 2001, निर्धन परिवारों के बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा का खर्च उठाने में माता पिता को आर्थिक सहायता देना। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका योजना, पिछड़े क्षेत्रों में दलित वर्ग की बालिकाओं को आवासीय विद्यालय में निःशुल्क व गुणवत्ता युक्त शिक्षा की योजना करना। एकल बालिका निःशुल्क शिक्षा योजना, एकल बालिका वाले परिवार की लड़की को सीबीएसई स्कूल की शिक्षा कक्षा 12वीं तक में निःशुल्क शिक्षा देना। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन राशि योजना 2006 में। यह परीक्षा, ये जो योजना है इनके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई किस तरीके की योजना होगी। एक दो बार रिवाइज कर रखे हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं। परीक्षाओं में अच्छे प्रदर्शन करने वाले शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए राशि दी जा रही है। किस लिए, अच्छे प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं के माध्यमिक व उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए नगद प्रोत्साहन राशि देना। इंदिरा गांधी बालिका पीजी छात्रवृत्ति योजना 2006 में आई थी। परिवार की इकलौती बालिका को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया। माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना 2008, जाति व आयु के मानदंडों पर चुनी गई बालिकाओं को प्रोत्साहन देने और 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा को प्रोत्साहित सुनिश्चित करना। गांव की बेटी योजना 2005, शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्रामीण बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने हेतु सहयोगी राशि उपलब्ध करवाना। लाडली लक्ष्मी योजना, बालिका हेतु आर्थिक सहायता देना। साइकिल प्रदान योजना, अनुसूचित जाति जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली बालिकाओं को दूसरे गांव में या शहर की शालाओं में पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना। प्रतिभा किरण योजना, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली नगर निगम क्षेत्र की उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम वाली छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करने हेतु छात्रवृत्ति राशि उपलब्ध करवाना। सेकंड, ये इतनी अलग में यूज होती है। देखो, वो एडगर डेल वाला ही मॉडल होता है टीचिंग में, जो मेन होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है मेनली आजकल। ये कौन एक्सपीरियंस 1900 से 1985 में दिया था, 1985 में एडगर डेल ने। इसकी बुक थ्योरी ऑफ विजुअल मेथड इन टीचिंग, बच्चा कैसे सीखता है। ये देखो, साउथ अफ्रीकन आर्टिस्ट और एजुकेटर थे, अमेरिका के थे। बच्चा कैसे सीखता है, देखकर 1%, टेस्ट से 1.5%, टच से 3.5%, स्मेल से 11%, हियरिंग से और 83 थ्रू साइट देखकर। वी रिमेंबर 20% सुन के, 30% देखकर, 50% देखना और सुनना एक साथ करते तो 50% तक हमें याद रहता है। 70% बोल कर और 90% बोल भी रहे हैं और उसको कर भी रहे हैं साथ में दोबारा, तो 90% तक याद रहता। कौन एक्सपीरियंस
वर्बल सिंबल्स होते हैं, ये ऊपर वाला बॉटम वाला टॉप वाला होता है, उसके बाद बॉटम तक चलते हैं, ये वर्बल सिंबल्स होते हैं। केवल पढ़ाना या सुनना, सिंबल किताबें पढ़ना और उसका व्याख्यान सुनना। विजुअल सिंबल्स होते हैं चित्र, चार्ट और ग्राफ, नक्शा देखना। रिकॉर्डिंग, रेडियो, स्टिल पिक्चर्स, बिना गतिविधि के बस देखना और सुनना। मोशन पिक्चर, चलती हुई तस्वीरें देखना, फिल्म देखना। एग्जीबिशन, दिखाकर समझाना, प्रयोगशाला में डेमो वगैरह देना। फील्ड ट्रिप करवाना, वास्तविक पर्यावरण देखना, जैसे पिकनिक वगैरह पे बच्चों को ले जाना, संग्रहालय में जाना। ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंस, अभिनय द्वारा रोल प्ले करवा कर नाटक वगैरह से। कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस, कृत्रिम अनुभव। मॉडल या सिमुलेशन से सिखाना, विज्ञान का कोई मॉडल है, जैसे कि शरीर का मॉडल बनाते हैं, ये हड्डियाँ हैं, ये ढांचा है, इस तरीके से बताना। डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, खुद करके ही सीखना। तो ये देखो एक्चुअली जो है पूरे 11 स्टेप ये यहाँ देख सकते हो, ये टॉप टू बॉटम होता है, यहाँ से यहाँ तक। ये इनके नाम लिखे हुए हैं। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पाठ को पठन 10% याद होता, पढ़ने से, व्याख्यान सुनने से 20%, स्थिर चित्रों को देखने से 30%, चलचित्र देखने से भी 30%, प्रेक्षण प्रदेश को देखना और प्रदर्शन निर्देशन को देखना 50%, अनुभवजन्य कार्यशाला तथा भाग लेना, भूमिका का निर्वाह करना, मॉडल तथा वास्तविक अनुभव 70%, लास्ट में 90% सार्थक जो अनुभव होते हैं, वास्तविक अनुभव जो जिससे गुजरते हैं, जो ऊपर हमारे ऊपर खुद से बीतती है, वो उसे 90%। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। वही 11 पॉइंट इंग्लिश में लिखे हैं, बस वहाँ हिंदी में लिखे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।